से भी सदा है तू अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। देखिए शंकर अनिमेश के साथ प्राइम की। डायरेक्टर को जूस पिलाओ। बादशाहत भाईचारे को नहीं देखती। मैं हूँ हुस्न की मालिका। इम्पोर्टेंट सीन है और मेकअप लगाओ। वाओ। एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बॉलीवुड 1 देखिए रोजाना शाम 5:30 बजे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। Lavish life, luxurious apartments, high-tech environment, powerful infrastructure और affordable and reasonable housing। ये सब एक साथ कहाँ मिलेगा आपको? होंगे आपके ड्रीम्स कम ट्रू। वॉच एक बंगला बने न्यारा ओनली ऑन चैनल 1 न्यूज। डायरेक्टर को जूस पिलाओ। बादशाहत भाईचारे को नहीं देखती। मैं हूँ हुस्न की मालिका। इम्पोर्टेंट सीन है और मेकअप लगाओ। वाओ। एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बॉलीवुड 1 देखिए रोजाना शाम 5:30 बजे।
सुकमा में नरसंहार। एक हमला, कई सवाल। महेंद्र कर्मा के बेटे को साजिश का शक। कांग्रेस ने उठाए सुरक्षा पर सवाल। अलर्ट के बावजूद चौकसी क्यों नहीं? कार्यक्रम और रूट में क्यों हुए बदलाव? खूनी खेल में कोई इनसाइडर तो नहीं? साजिश या सांठगांठ? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। मैं हूं अनंत भट्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले को लेकर अब शक, सवाल और अंदेशों के बादल गहराने लगे हैं। मसला केवल नक्सलियों के नरसंहार तक सीमित नहीं रह गया है। सवाल ये उठने लगा है कि गोलियां भले ही नक्सलियों ने चलाई हों, लेकिन कहीं पर्दे के पीछे टारगेट किसी और ने तो सेट नहीं किए थे। खुद महेंद्र कर्मा के बेटे को सुकमा हमले में साजिश का शक है और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग तक कर डाली है। हालात ये हो गए हैं कि साजिश से लेकर सांठगांठ तक तमाम सवाल और थ्योरीज हवा में तैर रही हैं। तो सवाल आपके सामने हैं और इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे न्यूज लाइन में। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ इस समय मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे जगदीश मुखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे वसीम अहमद साहब। वसीम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अनिल आनंद भी हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत करेंगे, अपने नजरिए को सामने रखेंगे। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हमारी ओबीवेन पर मौजूद रहेंगे सीआरपीएफ के पूर्व एडीजी पीके मिश्रा जी, जो तमाम सुरक्षा से जुड़े पहलू हैं इस मसले को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। क्या सुकमा नक्सली हमला सियासी साजिश है? क्या नक्सलियों से किसी ने सांठगांठ की? सुकमा में नक्सलियों के नरसंहार के बाद ऐसे न जाने कितने सवाल हवा में तैर रहे हैं। औरों की बात तो छोड़ दीजिए, खुद महेंद्र कर्मा के बेटे ने कहा है कि सुकमा का नरसंहार केवल नक्सली हमला नहीं है, बल्कि किसी सियासी साजिश का नतीजा है। उनकी दलील है कि अगर केवल महेंद्र कर्मा की हत्या होती तो इसे नक्सली हमला माना जा सकता था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल की हत्या से साजिश का शक गहरा गया है। महेंद्र कर्मा के बेटे के नजरिए को छोड़ भी दें तो कई ऐसे पेंच हैं जो साजिश से लेकर सांठगांठ तक कई सवालों, शक और अंदेशों को हवा दे रहे हैं। पहला सवाल तो खुद नक्सलियों की सफाई नहीं खड़ा कर दिया है। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नक्सलियों ने कहा है कि महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल ही उनके निशाने पर थे, लेकिन हमला करने आए नक्सली कर्मा और पटेल को पहचानते तक नहीं थे। चलिए उनकी इस बात को मान भी लिया जाए तो भी ये सवाल उठता है कि अपने प्राइम टारगेट की तस्वीर तक उनके पास क्यों नहीं थी। ये बात जगजाहिर है कि नक्सली किसी भी हमले को अंजाम देने से पहले उसकी मुकम्मल तैयारी करते हैं, तो फिर वो ये कैसे भूल सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे की हत्या भी शक और सवालों को जन्म देती है। नक्सलियों ने पहले नंद कुमार पटेल के बारे में पूछा। पहचान होने पर उन्हें और उनके बेटे को कार से उतारकर एक तरफ ले गए और हत्या कर दी, लेकिन पटेल के साथ गाड़ी में मौजूद कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को छोड़ दिया। जिस तरीके से नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया है वो उनके तौर तरीकों से मेल नहीं खाता। सुकमा से पहले नक्सली केवल सुरक्षा बलों पर ही
घात लगाकर हमला करते रहे हैं। नेताओं को भी उन्होंने निशाना बनाया है, लेकिन नेताओं के काफिले पर घात लगाकर हमला कर नक्सलियों ने सबको सकते में डाल दिया है। हमले के बाद से सुरक्षा इंतजामात को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस सीधे तौर पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। खबर है कि नक्सली मूवमेंट को लेकर राज्य सरकार को अलर्ट कर दिया गया था। खबरों के मुताबिक ये तक बता दिया गया था कि 200 नक्सली सुकमा जिले में इकट्ठा हो गए हैं। सवाल ये है कि अलर्ट के बावजूद पुख्ता सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं हो पाए? काफिले से पहले रोड ओपनिंग पार्टी रास्ते से क्यों नहीं गुजरी? परिवर्तन यात्रा के कार्यक्रम और रूट में बदलाव को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। खबरों के मुताबिक सुकमा में पहले 22 मई को सभा होनी थी, लेकिन बाद में सभा की तारीख 25 मई कर दी गई। इसके अलावा सुकमा के साथ दरबा में भी सभा रख दी गई। खबर तो ये भी है कि ऐन वक्त पर यात्रा का रूट बदल दिया गया। सवाल ये है कि किसके कहने पर रूट बदला गया? क्या किसी भेदिए ने नक्सलियों को रूट की जानकारी दी थी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनकी वजह से शक के बादल गहराने लगे हैं। बहरहाल एनआईए ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये है क्या कभी पूरा सच सामने आ पाएगा, या फिर सियासत के शोर में ये हकीकत कहीं गुम हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो एक तरफ सुकमा हमले के बाद सवाल, अंदेशे और शक हवा में तैर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासी हंगामा भी मचा हुआ है। वसीम साहब से चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। महेंद्र कर्मा के बेटे को सियासी साजिश की बू इसमें आती है। उन्हें लगता है कि सियासी साजिश के तहत ये पूरे हमले को अंजाम दिया गया। आपका नजरिया क्या है? मेरा नजरिया इसमें बड़ा साफ है कि अगर उनके बेटे ऐसा सोच रहे हैं या वहां के लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो सरकार ने एक इनिशिएटिव एनआईए की इंक्वायरी का किया है। और अगर मान लीजिए उस पर भी अभी पूरा हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेरा मामला यह है कि ये मामला ऐसा है, ये मामला किसी पार्टी का नहीं है, ये मामला देश का है और बढ़ती हुई जो नक्सलवाद की एक्टिविटीज हैं उनका है जी। और ये मामला कोई आज का नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो 2010 के अंदर जो सीआरपीएफ के 75 जवान मारे गए थे, वो बात भी आपके सामने पूरा मुल्क जानता है इसको अच्छी तरीके से। अब किसी भी वारदात को रोकने के लिए जब तक स्टेट और सेंटर में दोनों में तालमेल न हो और दोनों में कॉन्फिडेंस न हो और दोनों उसको न कुचलना चाहते हो, तो फिर सेंटर मान लीजिए चाहता है, स्टेट उस तरीके से नहीं चाहता। वसीम साहब, यहाँ पे मैं एक आपसे सवाल करना बिल्कुल सवाल बिल्कुल करिए। कांग्रेस के जब वॉइसेस सुन रहे हैं जी, तो दो नजरिए सामने आते हैं। एक बात तो वो जो व्यापक रूप में आप जिस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं जी, और एक वॉइसेस वो हैं जो सीधे तौर पर या तो राज्य सरकार पर उंगली उठा रही हैं या फिर ये नजरिया सामने रख रही हैं कि कहीं साजिश तो नहीं, और साजिश है तो किसकी है? देखिए ऐसा है, साजिश अगर है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये बात खुलकर मुल्क के सामने आनी चाहिए। और ये एक ऐसा वाक़या है जिसने पूरे मुल्क को हिला दिया है। और ऐसा नहीं है अभी नहीं हिला है, जब 75 हमारे जवान मारे गए थे सीआरपीएफ के, जब भी पूरा मुल्क हिला था। और अब तो ये पॉलिटिकल सिस्टम पर इंडिविजुअल्स बहुत खत्म हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में 27 लोगों का कत्ल कर देना, और इसमें सब लोग वो इसमें स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं, वीसी शुक्ला साहब भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, एमएलएज भी हैं और वर्कर्स भी हैं। शायद सवाल भी इसलिए खड़ा हुआ है कि पहले जो नक्सली एकाध नेता को निशाना बनाते थे, पूरी एक पॉलिटिकल लीडरशिप की एक स्टेट को टारगेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये इसका मकसद क्या है? जी, सवाल यहीं से शुरू हो जाता है कि इसका मकसद फिर आखिर क्या है? पहलू और भी है, वसीम साहब माफी चाहूंगा, पहलू और भी है, लेकिन हमें इस वक्त ब्रेक लेना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो तमाम मेहमानों से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो
क्या है ये? वीडियो है, 1 रुपए में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तो सवाल उठ रहा है नक्सली हमले को लेकर जो सुकमा में हुआ था। एक पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को एक पार्टी की निशाना बनाया गया। सवाल यहीं से खड़ा हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। हालांकि नक्सलियों की तरफ से सफाई आई है कि महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल उनके निशाने पर थे, लेकिन उस हमले में कई और लोग भी मारे गए। जिस तरीके से नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया, कहा यह भी जा रहा है कि ये उनके तौर तरीकों से मैच नहीं करता है। सीधे हम यहां पर अब रुक करेंगे पूर्व एडीजी सीआरपीएफ के पीके मिश्रा साहब का इस चर्चा में। जो सुरक्षा से जुड़ी बारीकियां हैं, जो नक्सलियों के तौर तरीके रहे हैं, उनको ज्यादा व्यापक तरीके से वो समझा पाएंगे और शायद हो सकता है इस चर्चा के बाद किसी कंक्लूजन पर लोग हमारे पहुंच पाए, हमारे दर्शक पहुंच पाए। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, जो इतने एक प्रकार से अनसेफ इलाके हैं या अशांत इलाके हैं, वहां पर जो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ड्रिल होती है, जो प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है? अगर इतनी बड़े पॉलिटिकल क्लास मूव कर रही है, इतने नेता अगर एक साथ मूव कर रहे हैं, तो उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है सिक्योरिटी के लिहाज से? ये मैं इस केस को अच्छी तरह संभला। पहले तो मैं एडिशनल डीजी बीएसएफ का था, सीआरपीएफ का नहीं था। और हमारे लोग अभी रायपुर में और छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में नक्सल एरिया में डिप्लॉयड हैं। जी। अगर ये केस को दिखा जाए, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर को देखा जाए, तो उसमें इतने बड़ा अगर पॉलिटिकल पार्टी जाता है और वीआईपी जाते हैं, जैसे महेंद्र कर्मा जी जैसे उनके Z+ कैटेगरी था, उनके ऊपर थ्रेड था, और इतने लोग जाते हैं, पहले तो एक साथ में जाना नहीं चाहिए। जी। एक ही साथ में जाना नहीं चाहिए। और दूसरा जो है, रूट ओपनिंग पार्टी जो होता है, सिर्फ रूट को क्लियर करने से नहीं चलेगा। जी। जितने एम्बुश साइट्स हैं रास्ते में, उनको कवर करना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है अगर वहां पर डिप्लॉयमेंट नहीं होगा बीच बीच में और मोबाइल कमांडोज उसको ऑपरेट नहीं करेंगे, तो नक्सलाइट्स किसी माओवादी जो हैं किसी भी तरीके से अंदर में आकर के इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा सकते हैं, जैसे कि इस केसेस में हुआ। 2 घंटे के पहले वो लोग आए और लगा दिए। जी। ये आईडी आजकल इम्प्रम्पचू आईडी कभी भी लग सकता है। तो इसलिए जहां पर जो दरगाह घाटी के पास जहां पर एम्बुश साइट था, सभी एम्बुश साइट रास्ते के ऊपर उनको पहले से ब्लॉक करके उसको डोमिनेट करके रखना चाहिए था, एरिया क्लियरेंस करना चाहिए था। और इतने बड़े वीआईपी जब जाते थे, उसमें सुरक्षा प्रबंध जैसे उसके आगे, पीछे और सेंटर में, तीनों जगह जो है वहां पर, और दोनों साइड में भी प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरत था। और उसमें शायद इंटेलिजेंस के बारे में भी मैं बताऊंगा, शायद इंटेलिजेंस फेल्योर भी इसमें आ सकता है। अगर इतने बड़ा साजिश किया गया और इतने लोग गए, महेंद्र कर्मा जी के ऊपर जितने बार एक्शन हुआ है और बच गए थे, जब ऐसा आदमी जा रहे सुकमा को, और सुकमा में आज तक बहुत ज्यादा माओवादी का ऑपरेशन हो चुका है। अभी बीजापुर में हुआ, सरायगुड़ा में हुआ, अलेक्स पॉल मेनन जी को किडनैप कर गया था। हम कब सीखेंगे? जी मिश्रा जी, बिल्कुल बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। यहां पर जगदीश मुखी जी से सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि इस हमले के बाद से ही, बल्कि यूं कहें कि चंद मिनटों के बाद से ही अजीत जोगी जी ने सबसे पहले सवाल उठाया था कि सुरक्षा को लेकर चूक हुई है।
जगदीश जी, सवाल यहां पर यह है, कहा यह भी जा रहा है कि बकायदा स्पेसिफिक इनपुट दे दिया गया था, यह तक बता दिया गया था कि 200 नक्सलियों की मूवमेंट उस इलाके में हो रही है। 2 दिन पहले बता दिया था जी, सेंट्रल गवर्नमेंट 2 दिन पहले बताया। जी, तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है, तो फिर डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं हो पाया? क्या इसे यह माना जाए कि एक सिंपल एडवाइजरी समझकर उसको दरकिनार कर दिया गया, या फिर यह भी एक पहलू है कि रमन सिंह जी की भी विकास यात्रा बराबर में चल रही थी और जो डिप्लॉयमेंट वहां पर हुआ वो उनकी यात्रा के करीब था? देखिए, सर्वप्रथम तो हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। जो अटैक हुआ है कांग्रेस की रैली के ऊपर, उसे पूरी भर्त्सना करते हैं और पूरे देश के अंदर आज इसके प्रति गुस्सा व्याप्त है। ज़रूरत, मैं आपके सवाल पर आऊंगा, किंतु मैं समझता हूं ज़रूरत इस बात की है कि ये वारदात कोई पहली बार नहीं हुई है, अनेकों बार वारदात हुई हैं। 50-50, 60-60, 75-75 लोगों की मौत हुई। जगदीश जी, लैप्सिस, यहां पर बात लैप्सिस की हो रही है। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, लैप्सिस में आ रहा हूं उसी बात पर जी। यदि इसे ऐसा मान रहे हैं आप, जैसा आपने कहा कि इधर भी रैली चल रही है, उधर भी रैली चल रही है, वहां अरेंजमेंट है, यहां नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो यहां पर मौत तो बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट की भी इस तरह से मौत की गई या मारा गया था उनको। हम बेसिक मुद्दे से भटक रहे हैं। यदि हम छोटे मुद्दों को इससे उठाते हैं, इसका मतलब हम बेसिक मुद्दे पर चर्चा करना नहीं चाहते। ये एक कोई साधारण छत्तीसगढ़ की घटना नहीं है। आतंकवाद और ये नक्सलवाद को हमने जीरो टॉलरेंस पर लिया है हमेशा हमारी पार्टी ने। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आतंकवाद 9 स्टेट्स में कंटिन्यूअस बेल्ट है, उसके अंदर है। इसको आप सोचेंगे यदि एक स्टेट कवर कर लेगी, इट इज नेवर पॉसिबल। ये तमाम बातें अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन जो सवाल सुरक्षा को लेकर उठाया जा रहा है, सवाल अब इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि खुद उस सूबे के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, वो खुद मान रहे हैं कि चूक आपने जो सवाल किया है कि पहले जानकारी थी, ये रूटीन में है, हमेशा ही जानकारियां आती हैं और उसको हर स्टेट गवर्नमेंट उसे जितना सीरियस लिया जाता है, लेना चाहिए, लेते हैं। किंतु ये स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, ये हमेशा ही होता है। यदि आपने बॉम्बे में जो अटैक हुआ था, हाँ जानकारियां थी, हर कार्य की जानकारी हो, तो रूटीन में जो आती है मैसेज वो होते हैं, किंतु स्पेसिफिक इनपुट वाली बात नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है कहीं पर, आई डोंट डिनाई इट, किंतु मेरा कहना ये जो आपने कहा कि दूसरा पहलू जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपने कहा कि यहां कोई साजिश तो नहीं थी, इनसाइड विद इन पॉलिटिकल पार्टी, आउटसाइड किसी के कहीं साजिश तो नहीं थी। आपने ये कहा कि वहां पर लास्ट मोमेंट पे रूट बदला गया, क्यों बदला जी, डेट बदली, क्यों बदली जी? बिल्कुल। और जो वहां के लीडर थे उन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपना प्रोग्राम बदला, वो भी इसी यात्रा में आने वाले थे, वो वहां ना आकर के उन्होंने लास्ट मोमेंट में चेंज करके वो अपना हेलीकॉप्टर से क्यों आए? कई सारे सवाल हैं। इसलिए वहां के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने इसके लिए जो रिटायर्ड जज के द्वारा इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की है और सेंट्रल गवर्नमेंट सामने आई, इंक्वायरी कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। किंतु इस स्टेज पे हम ये कहें और अपने सारे डिस्कशन को यहां केंद्रित कर दें, लैब था नहीं था इसी बात के ऊपर, मैं समझता हूं वो जो इस मुद्दे की अहमियत है और एक अहम मुद्दा है, उसकी अहमियत को खत्म नहीं करना चाहिए। पहले तो जगदीश जी हम ये स्पष्ट कर दें कि पूरा का पूरा मुद्दा या फिर पूरे के पूरे जो ये चर्चा है, ये केवल इस मुद्दे पर फोकस नहीं है। इस चर्चा के तमाम पहलू हैं, उन तमाम पहलुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। उसमें से सुरक्षा से जुड़ा भी एक पहलू है, उस पर मैंने आपसे सवाल किया था। दूसरी बात, जो रूट में परिवर्तन की खबरें आ रही हैं और जो टाइमिंग में, कार्यक्रम में परिवर्तन की भी ऐसी खबरें आ रही हैं, यहाँ पर मैं अनिल जी को शामिल करना चाहूंगा इस चर्चा में। अनिल जी, इन तमाम पहलुओं को देखने के बाद जो अब सवाल और जो अब शक गहरा रहा है इस पूरे हमले को लेकर, क्या आपको लगता है उसकी जायज वजह है, एक लॉजिकल रीजन है उसका? देखिए, कॉन्स्पिरेसी थियरीज में जाना इस वक्त अक्लमंदी नहीं होगा, क्योंकि जैसे मुखी जी ने फरमाया कि इंक्वायरी स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर की है, एनआईए भी उसमें देख रहा है, लेकिन ये कुदरती था कि इस वक्त कॉन्स्पिरेसी थियरीज का जन्म होता। उसकी वजह यह है कि उस राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं, उसी वजह से पॉलिटिकल गतिविधि बढ़ी है। भाजपा जो कि वहां पे रूलिंग पार्टी है, वो लोग भी यात्राएं निकाल रहे हैं, कांग्रेस जो प्रमुख वहां अपोजिशन पार्टी है वो भी निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपकी अटेंशन एक और फैक्टर की तरफ ले जाना चाहता हूं। जी बिल्कुल। आज की जो मेजर स्टोरी जिसको मैं जर्नलिस्टिक जार्गन में कहूं, वो आज पूर्व डीजीपी केपीएस गिल का इंटरव्यू था, अगर आपने उसको देखा हो।
इसमें उन्होंने कहा कि जब उनको एडवाइजर बना के रमन सिंह जी उस वक्त ले गए तो उनको कितना सीरियस, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक अक्स आपके सामने पेश कर रहा हूं कि चीजों को कितना सीरियसली, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, हमारी सरकारें किस तरह से कितनी सीरियसली वो लेती हैं। तो वो एक प्रूवन एंटिटी है केपीएस गिल साहब, पंजाब में उन्होंने रिजल्ट दिए, उनको ले जाया गया उस वक्त, हालांकि इनके बीजेपी के उसके एनडीए के अलाय उस वक्त अकाली दल ने उस चीज को अपोज भी किया, लेकिन चूंकि वो प्रोवन एबिलिटी वाले आदमी थे उनको ले जाया गया। लेकिन आज जो उन्होंने एक जो अपना इंटरव्यू दिया, उन्होंने जो एक अखबार में छपा है, छपा पे खबर है, सच बयान किया है जो उन्होंने, उसके बाद चैनल्स भी, कुछ चैनल्स ने भी उसको दिखाया है, तो उनको बुला के वहां बिठा दिया गया। और ये अगर अच्छा, कई बार ये होता है कि लोगों के मरणोपरांत उनकी बायोग्राफी लिखी जाती है या उनका कुछ बयान आता है, तो वो तो सामने है और उन्होंने खुद कहा है इस बात को। मुझे लगता है कि ये बड़ा सीरियस मसला है। और जैसे मुखी जी ने कहा कि भाई रूटीन जी बिल्कुल आई थी, वो हाँ एक नजरिया, वो भी रूटीन एक्सरसाइज आई थी। ये एटीट्यूड जो है ना, कैजुअल एटीट्यूड जी, वो केंद्र में भी है, उस राज्य सरकारों में भी है। हर चीज रूटीन में से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कभी हो सकता है जी, वो लिया नहीं जाता। जहां तक मिश्रा जी ने कहा कि एसओपीज का, तो मैं इस क्षेत्र को, होम मिनिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी को कई सालों से कवर करता आ रहा हूं, तो मैंने देखा है कि इन चीजों को यहां नॉर्थ ब्लॉक में बैठ के बना तो दिया जाता है जी, ना यहां पे कोई सीरियसनेस होती है, और इंप्लीमेंटेशन में तो राज्य के लेवल पे तो बहुत ही कोताहियां होती हैं, वो किसी भी सरकार के राज्य हो जी। और उसी वजह से ये इंसिडेंट जो है, उसी वजह से इंसिडेंट्स जी। यहां पर मिश्रा जी को चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। मिश्रा जी, इस पूरे मामले के अंदर एक पहलू सुरक्षा के साथ साथ ये भी उठ रहा है कि जो खबरें उससे जुड़ी आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि भी रूट में बदलाव कर दिया गया, अचानक रूट में बदलाव कर दिया गया। एक ये भी कहा जाता है कि ऐसे इलाके में जिस रूट से आप जा रहे हैं उस रूट से वापस आते नहीं हैं, ये भी एक आपकी सुरक्षा ड्रिल का हिस्सा होता है, एक प्रोसीजर का हिस्सा होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब कोई ऐसा वीआईपी मूवमेंट होता है तो जो वहां पर फोर्सेज डिप्लॉय होती हैं उनको क्या रूट की जानकारी दे दी जाती है, और लास्ट मोमेंट में अगर कोई रूट चेंज किया जाता है तो क्या उनको संज्ञान में लेकर ये रूट चेंज किया जाता है या फिर अपने से भी कोई कुछ तय कर लेता है? अगर रूट चेंज होता है तो वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और स्टेट गवर्नमेंट के जो पुलिस फोर्सेस हैं उनको जरूर इसका इत्तला मिलना अवश्य भावी है। नहीं तो वो जो नया रूट पर जो रिटर्न होंगे, रिटर्न रूट अगर नया हो जाता है उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट के लिए फिर उनको आने से पहले कार्रवाई करना पड़ता है, उनको साथ में लेके चलना पड़ता है, उनको नॉलेज में रखना पड़ता है। ये जो है जाने का रूट भी क्लियर करना पड़ता है, आने का रूट भी क्लियर करना पड़ता है। और ये तो बहुत दिन से यहाँ पर डेट तय हुआ था कि अब उस दिन वो जाएंगे और उस दिन वापिस आएंगे। अगर दो ही रूट है तो दोनों रूट को कवर करके रखना चाहिए था, उसमें ज्यादा फोर्स डिप्लॉयमेंट करना चाहिए था, अम्बुश पॉइंट्स को गार्ड करके रखना चाहिए था, और दाहिने बाएं 200-300 मीटर का एरिया को कवर करके रखना चाहिए था। लेकिन जो हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में ये जो एनआईए के टीम और जो हमारा लॉर्ड जजेस साहब जो इंक्वायरी करेंगे वो तो बताएंगे। मिश्रा जी, सिक्योरिटी ड्रिल के तहत उस इलाके में ये भी कहा जाता है कि जिस रूट से आप जा रहे हैं उसको आप वापसी में फॉलो नहीं करते हैं, ये एक सिंपल प्रोसीजर कहा जाता है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। जिसमें जाते हैं उसमें आना बिल्कुल सही नहीं है। अगर एक ही रूट रहा तो उसमें बिल्कुल 2 बार फिर उसको अब क्लियर करना पड़ता है। लेकिन बात सही है कि जिसमें जाओगे उसमें आना जरूरी नहीं है, दूसरे में आना चाहिए। लेकिन जो इस रूट में आप आएंगे उसको भी क्लियर करना, उसको भी डोमिनेट करना, उसका भी एम्बुश साइट क्लियर करना है बड़ा अनिवार्य। जी मिश्रा जी, आपके पास लौटेंगे, फिर से मजबूरी है ब्रेक लेने की। जब ब्रेक से लौटेंगे तो चर्चा की शुरुआत हम करना चाहेंगे वसीम जी के साथ। सवाल उनसे मेरा ये होगा, क्या इस पहलू को नहीं खंगाला जाना चाहिए कि अगर रूट बदला गया, अगर कार्यक्रम में बदलाव हुए तो किसके कहने पर हुए, क्यों हुए, ये भी क्या एक पहलू नहीं है? लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, वसीम साहब से उत्तर चाहेंगे।
कुछ और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तो सुकमा में एक बेहद खौफनाक नक्सली हमला हुआ। हमले के बाद से जांच भी शुरू हो गई है। हालांकि तब तमाम पार्टियों ने यह कहा था कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे देश को सोचना होगा, तमाम लोगों को मिलकर इसका हल निकालना होगा। लेकिन अब 3 दिन गुजर चुके हैं, लिहाजा सवाल, अंदेशे और शक गहराने लगे हैं, बादल छाने लगे हैं, सवाल उठाए जाने लगे हैं और एक तरीके से सियासी हंगामा भी इस पूरे मसले को लेकर खड़ा हो गया है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सुन लेते हैं क्या कहना है तमाम नेताओं का। जिम्मेदाराना रवैया के कारण भारतीय लोकतंत्र को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री को इस घटना की जिम्मेदारी स्वीकार करके तुरंत अपना पद से हट जाना चाहिए। कांग्रेस के नेता अगर कोई साजिश की बात करते और उनके पास कोई जानकारी है, वो किस पर उंगली दिखा रहे मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी उनको जानकारी है उन्होंने जरूर जो न्यायाधीश के नेतृत्व में कमीशन बना है उसमें देना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि हमने हमले की गंभीरता को समझते हुए हमने पिछले 4 दिन से संयम बरता है, लेकिन हमारे संयम को कांग्रेस वाले कमजोरी ना समझे। ये नहीं हो कि राहुल जी कहें कि नक्सलिज्म पे सियासत नहीं है और बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करना शुरू करें, ये भी सही नहीं है। जब उनके नेता कह रहे हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए तो फिर उनके वर्कर सियासत क्यों कर रहे हैं? और जैसे कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे कहा था कि जब लौटेंगे तो वसीम साहब से चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेरा सवाल वसीम साहब वही है कि अगर जो खबरें जैसी आ रही हैं कि अगर रूट में बदलाव हुआ, अगर कार्यक्रम में बदलाव हुआ, तो ये फिर बदलाव किसके कहने पर हुआ, क्यों हुआ? क्या आपको नहीं लगता कि ये भी पहलू हैं जिन पर जाना चाहिए? मेरा मानना ये बिल्कुल जाना चाहिए और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि रूट क्यों बदला गया, डेट क्यों बदली गई, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो बात मिश्रा जी कह रहे हैं, मैं समझता हूं वो ज़्यादा सही कह रहे हैं कि क्या वजह है कि स्टेट सरकार को 2 दिन पहले या 3 दिन पहले अगर कुछ चीज़ों पर शक था और वो देख रहे थे कि ये इसका रूट है या रूट बदला जा सकता है या वही रूट रहेगा, और जितनी के वहाँ सिक्योरिटी का इंतज़ाम स्टेट सरकार की तरफ से होना चाहिए था, तो इसके लिए स्टेट सरकार ने वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से क्यों नहीं निभाई? ये बात भी इंक्वायरी में अब आनी चाहिए और खुलकर आना चाहिए। और रहा जहां तक, चाहे वो यानी एनआईए का सवाल हो, चाहे वो जुडिशियल क्या नाम है इंक्वायरी का सवाल हो, सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे पहलू को अगर आप देखेंगे, एक तो शॉर्ट टर्म पहलू है, इस पूरे वाकये की इंक्वायरी सही हो और बात मालूम होनी चाहिए। दूसरा ये है कि इस बढ़ते हुए नक्सलिज्म को जो 11 स्टेट में है और यहां भी जिस जगह हुआ है, ये 3 स्टेट मिलती हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये तीनों जगहों के लोग यहां पर थे और इन्होंने कैसे वहां पर इकट्ठे हुए, किस जगह ये पूरी बात हुई और क्या प्लानिंग हुई, क्या इसकी खबर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं थी? और अगर थी तो उन्होंने उसका वो इंतजाम क्यों नहीं किया सिक्योरिटी का? तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी का इंतजाम स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए था। इसलिए जो बात कही जा रही है इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करने की बात है। जिम्मेदारी फिक्स करना
असल चीज है। जो जिम्मेदारी जिसकी है उसको वो पूरी करनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ेगा। जी, जगदीश जी से यहाँ पे सवाल करना चाहूँगा। जगदीश जी, ये भी बात सामने आ रही है, आज कुछ अखबारों में खबर भी है कि आप लोग एसआईटी की जांच करवाना चाहते हैं। आपकी इच्छा है कि एसआईटी से जांच हो तो चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी, ज्यादा साफ होंगी, ज्यादा पारदर्शी होंगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, ठीक है, ये एसआईटी से ज्यादा हमें विश्वसनीयता ज्यादा बनती है, इसमें कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है। किंतु मैं जो आपने बात रखी है सिक्योरिटी की बात, मैं उस पर कहना चाहता हूं निश्चित रूप से इंक्वायरी होनी चाहिए। किंतु मैं ये जानना चाह रहा हूं, आफ्टर ऑल यदि लास्ट मिनट पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बावजूद मैं ऑर्गेनाइजर हूं एक प्रोसेशन का, एक रैली का, मैं उसे रूट को चेंज कर देता हूं बिना सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, हु इज रिस्पॉन्सिबल इन दैट केस? मगर उससे पहले क्या वहां वो इंतजाम था? मैं ये कह रहा था वो सिक्योरिटी का जो बात मिश्रा जी ने कही है, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मिश्रा जी जो बात कह रहे हैं उस पर भी गौर कीजिए। ये नहीं कहा उन्होंने नहीं किए, उन्होंने तो ये कहा कि ये होना चाहिए था। नहीं, उनको नहीं था ना। ये नहीं कहा अगर ये हुआ होता तो ये वाकया नहीं सुनिए सर, ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा ये होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी। अच्छा, उनसे पूछ लीजिए, फिर दोबारा पूछ लीजिए। मेरी बात आने दीजिए जरा। जी आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सिंपली कह देना उड़ीसा की सरकार जिम्मेवार है या छत्तीसगढ़ सरकार जिम्मेवार है, वाजिब नहीं होगा। कारण उसका ये, जब तक नक्सलवाद को 9 राज्यों की समस्या समझ करके, राष्ट्रीय समस्या समझ करके नहीं करेंगे, तब तक कभी निदान होने वाला नहीं है। मैं आपकी याद ताजा कराना चाहता हूं, उस समय के जो हमारे गृह मंत्री थे चिदम्बरम साहब, उन्होंने इसे बड़ी सख्ती से लिया था। 9 की 9 स्टेट्स को कॉन्फ्रेंस में लेकर के एक सख्त कानून बनाने के लिए प्रपोजल रखा था, एक कोबरा फोर्स तैयार करने की घोषणा की थी। किंतु श्रीमती सोनिया गांधी के विरोध के कारण उस सारे के सारे को रोक दिया गया। मैं जानना चाहता हूं क्यों। आफ्टर ऑल यदि हम आतंकवाद को प्लीज लेट मी सी मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं, कोई छोटी हस्ती की बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी रूलिंग स्टेट नहीं चाहती। मैं ये कह रहा हूं कि वो बीजेपी रूलिंग चाहती थी, सब जगह सबने कोऑपरेट किया था। और गृह मंत्री जी के कहने के बावजूद, कोबरा फोर्स की बात करने के बावजूद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के ऑब्जेक्शन के कारण, उनके एतराज के कारण आज यदि नक्सलवाद फैला तो उसकी दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। क्यों नहीं कार्रवाई की गई? राष्ट्रीय समस्या थी, एक किसी स्टेट की समस्या नहीं थी। विषयांतर हो रहा है। मेरी गुजारिश ये है कि जिस मसले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं हम उसी पर हैं। यहाँ पर मैं अनिल जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। अनिल जी, इस पूरे इलाके से और इससे जुड़े जो घटनाक्रम है उससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, कुछ भी छिपा नहीं है। इतने साल के एक जर्नलिस्टिक अगर हम नजरिए से पूछें तो जिस तरीके से नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, कहा यह भी जा रहा है कि वो तेलुगु बोल रहे थे, कहा यह भी जा रहा है कि वो पहचानते नहीं थे। क्या आपको लगता है कि इन बातों में पेंच ज्यादा है और जो नक्सलियों का तरीका रहा है अपनी कार्रवाई को अंजाम देने का, ये चीजें कई सवाल खड़े कर देती हैं यहाँ पर? देखिए, पहली बात तो ये जग जाहिर है कि 9 स्टेट्स में ये प्रॉब्लम है, क्रिस क्रॉसिंग होती है। और जैसे मुखी जी ने फरमाया, चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे तो प्लान हुआ था और बना भी है प्लान। कोबरा फोर्स इन ऑपरेशन है महाराष्ट्र में। 6 मुखी जी का कहना उतना सा गलत है। कोबरा फोर्स इज ऑपरेशन वो बनाई गई। और महाराष्ट्र में C-16 नाम से भी एक स्पेशल फोर्स है। ये भी है, वो लोकल भी अरेंजमेंट्स उन्होंने किए होंगे, रमन सिंह जी भी किए होंगे उसमें। नहीं, लोकल तो सभी करते हैं। महाराष्ट्र में एक स्टेट, अनिल साहब अगर इस पूरे वाकये में किए होते तो कहीं तो अरेंजमेंट किया है उन्होंने। दिक्कत कहीं और है। जब आप राजनीतिक सवाल रेज कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात रेज कर रहे हैं, तो माननीय स्पोक्स पर्सन दोनों पार्टीज के यहां भी 2 रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। तो मेरा अपना तजर्बा ये है, खैर मुखी जी तो बहुत वरिष्ठ हैं, ये भी जानते होंगे कि जहां जहां जब भी आपने राजनीति को मिलिटेंसी और नक्सल वायलेंस और इन सब से दूर निकाला है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पंजाब आपके सामने है, जम्मू कश्मीर में प्रोग्रेस हो रही है। जिन फेजेस में राजनीति का दखल था, चाहे वो सेपरेटिस्ट थी, चाहे वो मेन स्ट्रीम थी, तो स्पीड वो कम थी उसकी, जो सिक्योरिटी ड्रिल की जो स्पीड थी। इसीलिए ये जिस तरह की भाषा का अभी भी इस्तेमाल किया गया है, मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा परहेज करना चाहिए था। अभी भी वक्त नहीं आया है वो करने का। और ये कहना कि हम शांत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। मतलब ये असभ्य भाषा है मैं कहूंगा। और लोगों को इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। नहीं, आपने आनंद साहब जो कह रहे हैं असभ्य भाषा है, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आई एम सॉरी टू इंटरवीन। जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि इस्तीफा दे देना चाहिए,
व्हाट राइट दे हैव टू आस्क फॉर रेजिग्नेशन लाइक दिस? नहीं, इस हालात के अंदर क्या बनता है इसमें? नहीं, आप उसको क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इसे नेशनल प्रॉब्लम लेके क्यों नहीं बात करना चाहते? क्यों नहीं करना चाहते? आप जी वसीम जी, मेरी गुजारिश है, एक बार इस्तीफा मांगना आज गुनाह हो गया। रोज आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मेरी गुजारिश, ये एक डेमोक्रेटिक राइट है इस्तीफा मांगना। आपने कमेंट किया है ना हमारे प्रवक्ता के ऊपर, you should refrain from commenting like this. मैंने दोनों तरफ, as being journalist, you should refrain from commenting like this. मेरी गुजारिश ये है, जी मेरी गुजारिश ये है, अब मैं सीधे, आपने बात आधी सुनी तो मेरा कसूर नहीं है। मैं सीधे रुक कर लेता हूं मिश्रा जी की तरफ। अब मैं सीधे रुक कर लेता हूं मिश्रा जी की तरफ, क्योंकि जो हमारा आज का विषय है हम उसी पर अगर स्टिक करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक चर्चा, एक हेल्दी चर्चा हो पाएगी और जो हमारे दर्शक हैं वो भी कुछ चीजों को समझ पाएंगे, उनके भी जहन में कुछ बातें साफ हो पाएंगी। मिश्रा जी से यहां पे मैं सवाल कर लेता हूं। मिश्रा जी, जब कोई इनपुट आता है, कोई हमारे पास खुफिया अलर्ट आता है, तो वो क्या किस जरिए से होकर जाता है, किन किन जरियों के पास पहुंचता है? यहां पर ये सवाल अहम इसलिए हो जाता है कि जो यात्रा के ऑर्गेनाइजर्स थे, क्या उन तक उस इनपुट की जानकारी होती है या फिर केवल जो मैं सर अपनी जानकारी के लिए भी और दर्शकों की जानकारी के लिए भी सवाल पूछ रहा हूं। मिश्रा जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे और आप तो खैर जुड़े ही रहे हैं तमाम चीजों से, तो आप भी जानते हैं, लेकिन मैं अपनी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए कि अगर कोई स्पेसिफिक इनपुट है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, वो किन किन जरियों से होकर जाता है? और मान लीजिए कोई इतना बड़ा वीआईपी मूवमेंट है और जिस पार्टी से जुड़ा है XYZ कोई भी पार्टी है, तो क्या उस तक ये जानकारी नहीं होती है? और अगर ये जानकारी है तो उनको हिदायतें क्या क्या दी जाती हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, ये बताइए जरा। स्पेसिफिक इनपुट अगर है जी, और ये इंफॉर्मेशन अगर खुफिया एजेंसी या इंटेलिजेंस ब्यूरो या दिल्ली से या स्टेट गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिलता है तो लोकल पुलिस को, डीजी पुलिस को खबर आता है और जो प्रभारी हैं जिनका यहाँ पर जिनका काफिला चल रहा था, उनका जो लीडर्स है उनको साथ में लेना पड़ता है ताकि उन लोग भी अपना रख रखवाव करें और उसी मुताबिक जो लोकल पुलिस स्टेशन हैं और लोकल एसपी, लोकल डीआईजी, लोकल आईजी, उनको भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है और लोकल पैरामिलिट्री फोर्स को भी इसका इंटेलिजेंस इन एडवांस दिया जाता है। लेकिन एक चीज मैं ये बताऊंगा कि 3 दिन हुआ, हमारा सैटरडे को ये एक्शन हुआ था, शनिचर को लास्ट वीक में पूरा उड़ीसा का मालकानगिरी एरिया पे था। ये जो ग्रुप है ये तकरीबन आंध्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये तीनों को मिला करके ये जो माओवादी ग्रुप इसको अंजाम दिए हैं। अगर हम लोग इसको पॉलिटिकलाइज करके ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को गिराना है या राष्ट्रपति शासन करना है या कांग्रेस का गलती है या बीजेपी का गलती है, हम ये 3 दिन हुआ यही डिस्कशन कर रहे हैं। मैं कृपया हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इसको पॉलिटिकल एंगल में मत लीजिए। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है जिसको हम इसको जितना बिल्कुल मत करिए, इसको बिल्कुल पॉलिटिकल एंगल मत करिए। मैं हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करता हूं, इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मत करिए। देश का नुकसान कर रहे हैं आप लोग अपने आप को और पूरा देश को गिरा रहे हैं। नक्सलाइट्स, माओवादी ये चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में झगड़ा हो और ये पॉलिटिकल झगड़ा होने से वो ज्यादा अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, अपना हथियार इकट्ठा कर सकते हैं। उनका रिक्रूटमेंट चल रहा है, उनका ट्रेनिंग चल रहा है, सरंडा में इकट्ठा हो रहा है, मालकानगिरी में इकट्ठा हो रहा है और उनका रिक्रूटमेंट, उनका वुमेन कैडर को उन्होंने मजबूत कर रहे हैं। उनके पास आर्म्स, एम्युनिशन बहुत ज्यादा तादाद में आ रहा है और वो आईडी एक्सपर्ट्स अपना बना रहे हैं। अगर हम इसको इकट्ठा होकर के पूरा स्टेट और सेंटर के साथ मजबूत होकर के इंटेलिजेंस गैदर करके और इसको अगर हम जैसे आंध्र स्टेट जैसे ग्रे हाउंड बनाया है वैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा भी अपना पुलिस को ट्रेनिंग दे। और मेन चीज है इस एरिया में जितने हमारे यंग यूथ्स हैं और वुमेन यंग गर्ल्स हैं, इनको सीआरपीएफ में या लोकल पुलिस में, एआरबी में लिया जाए ताकि अगर यूथ हम यहां से निकाल देंगे, उनको हम जो रोजगार दे देंगे तो ये नक्सलवादी या माओवादी के साथ लड़ सकते हैं। और
इसको हम हर एक बार आईएसआई और या किसी चाइना या पाकिस्तान के ऊपर न फेंक दे। और यहां पर जो इनका ट्रेनिंग चल रहा है, लोकल ट्रेनिंग चल रहा है, उन्होंने बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट आजकल उड़ीसा में चल रहा है, मलकानगिरी एरिया में। और अभी जो पता लगा, जो इन्फॉर्मेशन, मैं उसका कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में ये अंजाम करके ये लोग उड़ीसा को जा चुके हैं, शायद मलकानगिरी एरिया में हैं। और ये जो जितना इंफॉर्मेशन हुआ है, और ये पहला ये इंसिडेंट नहीं हुआ है। अगर इसमें कांग्रेस के कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लीडर्स का शहीद हुए हैं, उसके साथ पुलिस के लोग भी शहीद हुए हैं। और इसके पहले 76 लोग जब सीआरपीएफ के शहीद हुए थे, कितना लोग उनको देखने के लिए दंतेवाड़ा गए थे, कितना हंगामा हुआ था, ये सारा नहीं हुआ था। जब इसके पहले ग्रे हाउंड के 50 आदमी मारे बालीबला में, कौन गया था उनको देखने के लिए, उनका डेड बॉडी को? ये सब चीज मत उठाइए। इसको देश को सुरक्षा रखने के लिए कृपया पूरा पॉलिटिकल पार्टी और हमारा जितने सिक्योरिटी एजेंसी है इकट्ठा होकर के, मजबूत होकर के हम इसके साथ लड़ना चाहिए। नहीं तो 15 स्टेट में आज हैं और ये पूरे के पूरे स्टेट में वो व्यापी हो जाएंगे और तब हमारा हाथ से ये निकल जाएगा। मिश्रा जी, आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर मैं अनिल आनंद जी से सवाल करना चाहूंगा। एक बिल्कुल न्यूट्रल व्यू यहाँ पर एक जरूरत है, दर्शक भी समझें इस बात को। क्या आपको लगता है अनिल जी कि अगर ये विधानसभा चुनाव ना होते तो बहुत मुमकिन है कि ये वारदात ही ना होती? दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर विधानसभा चुनाव ना होते तो ये जो साजिश को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो खड़ी की जा रही हैं, मुंह से आवाजें जो आ रही हैं अलग अलग, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो दोनों झगड़ा दिख रहा है ये नहीं होता। मैंने शुरू में ही कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का जन्म हुआ है चूंकि चुनाव है। दूसरी बात आपने जो पूछी, पहला प्रश्न क्या था आपका? जी, पहला सवाल मेरा यही था कि अगर ये चुनाव नहीं हुए होते और तो ये शायद वारदात भी ना होती। अगर ये चुनाव नहीं होते या नहीं होने वाले होते तो इतनी पॉलिटिकल मूवमेंट ना होती। ना ही रमन सिंह जी अपनी जो यात्राएं कर रहे हैं, विकास यात्रा या जो भी उनका नाम वो होती, और ना ही कांग्रेस के ये इतने नेता इकट्ठे होके जाते, क्योंकि कांग्रेस के अंदर वहां भी इतना विभाजन है कि इतने नेता इकट्ठे हो जाना कोई कंपल्शन है कि चुनाव आ गया है और शायद सत्ता में आ जाए, तो वो इकट्ठे होके गए। अगर चुनाव नहीं होता तो इतने नेता इकट्ठे होके कभी जाते ना, तो जाहिर है नहीं जाते तो ये घटना नहीं होती। महेंद्र कर्मा जी के ऊपर पहले भी अटैक्स हो रहे थे, अकेले कहीं पकड़े जाते तो शायद वो हो जाता। मैं एक और चीज पे आना चाहता हूं, जैसे मिश्रा जी ने कहा, बहुत अच्छी बातें कही मिश्रा जी ने, मैं बिल्कुल मुखी जी से सहमत हूं। इट्स ए नेशनल प्रॉब्लम, ये राष्ट्रीय एक प्रॉब्लम है। होता क्या है कि एसओपीज जो है, फिर उसी बात पे मैं आता हूं, इनको पिछली जब सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हुए तो ये पाया गया कि वो भी एसओपीज नहीं फॉलो करते। पॉलिटिकल लोग जो है उनमें इंथ्यूजियाज्म ज्यादा होता है, कहीं पे पहुंचना है तो 5 बजे के बाद भी ट्रेवल कर लो, कहीं शॉर्टकट है तो वो भी ले लो, अंधेरे में प्लेन उतार लो। मैं एक और प्रश्न पे आना चाह रहा हूं। मैं कहता हूं कि जो बात अगर इलेक्शन कमीशन कहता है तो उन्होंने चुनाव में ये करके दिखाया कि 5 बजे के बाद जहाज नहीं उड़ेगा। मुझे याद है कि पिछले इलेक्शंस में मैं कई नेताओं के साथ हेलीकॉप्टर में ट्रेवल कर रहा था, तो पायलट से मना कर दिया कि आप यहां जंगल आ गया तो हम यहीं उतर जाएंगे, इनको जल्दी चलिए आप 5 बजे। तो नेता भी उस लाइन में फॉलो हो गए। उसमें शायद नेताओं को यह डर था कि उससे पहले कई हादसे हो चुके थे जी। तो उसी इलेक्शन कमीशन ने ये जो लगाया, एक रोक लगाई, उन्होंने किसी और वजह से लगाई, लेकिन नेताओं ने माना। तो मेरा मानना है कि एसओपीज को भी उसी तरह से लागू किया जाना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो केंद्र यूनियन होम मिनिस्ट्री हो। एसओपीज अगर आपको फॉलो करना है तो आपको करना है। अगर आपने रूट बदला तो शायद सिक्योरिटी के कुछ लोग तो साथ रहे होंगे ना जी, तो वो कह देते कि हम यहीं रुकेंगे, हम नहीं जाते आज जी। बिल्कुल। जैसे अगर एक पायलट कह सकता है कि मैं खुद एक दो जगह झारखंड के इलेक्शन में था, तो उन्होंने कहा कि यहां पे लैंड करने की जगह एक छोटे से टाउन में, तो उन्होंने कहा हम यहीं रहेंगे, अगर 5 बजे से पहले आप आ गए तो हम चलेंगे, नहीं तो हम यहीं हैं जी। तो ये चीज एसओपीज अगर बनती है, यहां वॉर रूम में बैठ के नॉर्थ ब्लॉक में बनाए जाते हैं, तो उसको लेटरेंट स्पिरिट में मुझे लगता है पॉलिटिकल लोगों का, जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, उनका भी दायित्व है तो उसको लेटरेंट स्पिरिट में उसको इंप्लीमेंट किया जी। अपने दर्शकों को यहां पर हम बता दें कि इस हमले के बाद केंद्र की तरफ से बाकायदा एक अलर्ट जारी किया गया है तमाम नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए, और यह कहा गया है कि कम से कम एसपी स्तर का अधिकारी पूरे मूवमेंट को, अगर कोई पॉलिटिकल, ये भी एक विडंबना है कि जब घटना होती है तो यहां से अलर्ट जारी किए जाते हैं, अगर कोई एडवाइजरी की बात भी आती है, मतलब ये फेलियर दोनों तरफ है। केंद्र भी उतना ही जिम्मेदार है जितनी कि कुछ राज्य सरकारें, कुछ राज्य सरकारें। एक छोटी सी क्वेरी है जी। अभी मिश्रा जी ने बात की, बहुत अच्छी बातें कही हैं, उनमें जो बात की, आपके सवाल का जवाब दिया उन्होंने, यदि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो जी
तो नीचे इस तरह ट्रेवल करती है। सवाल ये है क्या वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी जी जी, या वो एक जनरल पीस ऑफ जो रूटीन में भेजते हैं वो था? जी, अगर इंफॉर्मेशन थी भी तो फिर माफ कीजिएगा मुखी साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे नहीं, ये तो आप और मेरी बात नहीं, ये तो स्पेसिफिक थी, ये तो सरकार बताएगी ना जी। जनरल हो या स्पेसिफिक हो, अगर ये कहा जा रहा है 2 दिन पहले ये आपकी बात हो गई, आप तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं फिर उसमें। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो जान रहा हूं स्पेसिफिक पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं और आपके प्रवक्ता कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं इनसे जानना चाह रहा हूं, बैठते बैठते शुरू में कहा था कि इसको नेशनल प्रॉब्लम समझिए। मैं ये पूछने में सवाल किया मैंने उनसे स्पेसिफिक आप लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अभी मिश्रा जी ने भी गुजारिश की, आपने 20 सवाल हुए तो छोटा सा पूछा है मैंने, हम भी स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी, मैं जानना चाह रहा हूं। हम भी यही गुजारिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा यदि थी तो ऐसी बात की उन्होंने, इसका मतलब ये है कि सरकार ये कह रही है नहीं थी सरकार, सेंटर सरकार ये थी, बता रहे नहीं थी। नहीं, यदि होता तो आपके बताया नहीं है। नहीं, कौन कह रहा है? मैं बता मेरी गुजारिश, अरे साहब हम भी इन्फॉर्मेशन, मैं नहीं कह रहा, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। मैं तो आप कह रहे हैं बिना जानकारी के बोल रहे हो, मैं केवल गुजारिश, आप बोल रहे हैं बिना अधिकृतों के बोले, मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ जी, बगैर जानकारी के आप बोल रहे हैं। मैं केवल एक गुजारिश, मैं तो पूछ रहा हूँ उनसे, मैं केवल एक गुजारिश करना चाहता हूँ। आप गलत बात कहेंगे मैं सुनता रहूंगा। मैंने गलत नहीं, मैं तो जानकारी मांगी, केवल एक गुजारिश, केवल एक मैंने पूछा कि थी या नहीं थी, मैं तो आपसे जानकारी ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप कौन होते जानने वाले? अरे मेरी सरकार है, मेरी पार्टी की सरकार है भैया। तुम तो ब्लेम करो स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करो। तुम्हारी सरकार कहां से हुई फिर? कैसे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट की क्या इन्फॉर्मेशन मैं जानना चाह रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चर्चा को हम कर रहे हैं तो बिल्कुल इसको आराम से चर्चा को करें, तमाम पहलुओं पर हम बात करें। मैंने आपसे छोटी सी जानकारी मांगी है आपसे, जी आप उसके ऊपर बना रहे हैं बिना बात के। मैंने छोटी सी जानकारी मैंने आपसे मांगी है या नहीं थी? मैंने आपसे जानकारी मांगी है। आप उनका जवाब भी सुन लीजिए। जगदीश जी, जानकारी आपसे नहीं मांगी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को जो एडवाइजरी भेजी है उसमें पूरा अलर्ट भेजा। इलॉजिकल सी बात है, कैसी इलॉजिकल कर रहे हैं? मैं आपसे जानकारी मांग रहा हूँ। हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि माहौल थोड़ा सा शांत होगा और आराम से बात होगी। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। देखिए शंकर अनिमेश के साथ प्राइम की। डायरेक्टर को जूस पिलाओ। बादशाहत भाईचारे को नहीं देखती। मैं हूँ हुस्न की मालिका। इम्पोर्टेंट सीन है और मेकअप लगाओ। वाओ। एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बॉलीवुड 1 देखिए रोजाना शाम 5:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा में काफी गहमागहमी हो गई थी और अपने दर्शकों को भी यहां पे बता दूं, बमुश्किल हमारे पास केवल 4 मिनट हैं, इसलिए तमाम मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि बहुत संक्षेप में वो अपनी बात रखें, क्योंकि अब सबसे हम फाइनल कमेंट लेने वाले हैं। और शुरुआत करता हूं मैं मिश्रा जी से। मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो पूरा हमला हुआ, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा। इसमें बात यह भी आ रही है कि नक्सलियों का तौर तरीका नहीं है इस तरीके से हमला करना, खासकर तब जबकि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई कन्वॉय वहां पर नहीं है। मुझे अगर आप 1 मिनट दें तो मेरा सवाल भी मिश्रा जी की तरफ इंगित था, कुछ जोड़ दूं आपके सवाल। जी बिल्कुल। मेरा ये मानना था कि जैसे मुखी जी ने कहा कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, कई स्टेट्स चार्ज लगाती हैं जी, कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स भी, शायद उड़ीसा की सरकार ने भी कहा, 1-2 बार घटनाएं हुई। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो तो आप अलर्ट हो जाते हैं।
रूटीन में चीजें जाती हैं तो आप अलर्ट नहीं होते। मेरा एक ये कहना है और सवाल भी है, खासकर मिश्रा जी से मैं उनसे चाहूंगा कि हमें इस पे गाइड करें जी कि क्या आज के इस माहौल में रूटीन इंफॉर्मेशन को भी सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक सस्पिशन के माहौल में रह रहे हैं, एक बड़े खतरनाक माहौल में रह रहे हैं। बिल्कुल। कहां पहले लोग बच्चों को अपने कहते थे कि भाई बाहर जा रहे हो, कोई बड़ा मिल जाए, कोई आपसे बड़ा हो, उस पर विश्वास कीजिए। आज मैं अपने बच्चे को क्या कह भेजता हूं, किसी पे विश्वास बी अलर्ट जी, किसी पे विश्वास मत करना, अपनी जजमेंट को यूज करो जी। तो क्या इस माहौल में क्या रूटीन एक्सरसाइज को भी, जो रूटीन इंफॉर्मेशन भी है, एक आधी बार बैठ के देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? मेरा सवाल जी। मिश्रा जी मैं ये बताना चाहता हूं कि जो एरिया में अभी हुआ, सुकमा एरिया और जगदलपुर एरिया, क्या इसमें कोई भी टाइप का इंफॉर्मेशन आए उसके ऊपर गौर करना जरूरत नहीं है? कितना इंसिडेंट होगा? अलेक्सपल जिल का इंसिडेंट हो गया, आपका सरायगुड़ा में हो गया, बीजापुर में हो गया, और हम कब सीखेंगे? क्या हम इंटेलिजेंस जो भी आए उसके ऊपर गौर करना अनिवार्य नहीं है? मैं इतना ही मेरा लास्ट कमेंट्स देना चाहता हूं कि इस एरिया में पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना चाहिए और इसमें सिक्योरिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। मेन चीज है बिल्डिंग अप ऑफ द एरिया, प्रोग्रेसिंग ऑफ द एरिया, और वहां पर जो है पूरे देश, पूरा राष्ट्र जो है और पूरा देश मिल करके उसमें ऑपरेशन ग्रीन थर्ड चलाना चाहिए। और जो एरिया पैरामिलिट्री फोर्सेस क्लियर करते हैं उसको स्टेट पुलिस फोर्स अपने कब्जे में रखे और उसी टाइम पर उस एरिया में बिल्डिंग अप और अपना जो मॉडर्नाइजेशन और वहां पर जितना रोड का काम है, पेंटिंग है, सब चीज उसी का डेवलपमेंट काम तुरंत हो जाए। अगर यही चीज हो सकता है तो हम नक्सलाइट्स को और माओइस्ट को हम दमन कर सकते हैं। अगर ये चीज हम नहीं करेंगे और झगड़ा करते रहेंगे दोनों पार्टियों के बीच में या चार पार्टियों के बीच में, नक्सलाइट्स यही चाहते हैं कि हमारा बीच में झगड़ा हो। जी वसीम साहब से, मिश्रा जी माफी चाहूंगा, बहुत अहम बातें आपने बोली, लेकिन वसीम साहब का फाइनल कमेंट लेना यहाँ पर जरूरी है। वसीम साहब, क्या अब आपकी पार्टी के अंदर भी ये जानने की कोशिश नहीं की जाएगी कि जो एसओपीज होते हैं, जो भी इस यात्रा के कर्ता धर्ता थे, क्या उन्होंने उनको फॉलो किया? पहली बात तो ये कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक भेजी हो, चाहे वो जनरल भेजी हो, क्या उस पर स्टेट गवर्नमेंट ने उसको सीरियसली देखा या नहीं, नंबर 1 जी। नंबर 2, जो बात मिश्रा जी कह रहे हैं, हमें इसमें इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन भी देखना चाहिए और इसका हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हमें करनी चाहिए। बहुत दिनों से प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं और उससे पहले एनडीए की सरकार भी कहती थी और लोग भी कह रहे थे। आज ईमानदारी के साथ हम इस नक्सल प्रॉब्लम को कैसे इसका सोल्यूशन निकालें। यात्रा के बारे में जी, एसओपीज के बारे में क्या जानकारी ली जाएगी नेताओं से? बिल्कुल लेनी चाहिए। मैं कब मना कर रहा हूं नहीं लेनी चाहिए, और इंक्वायरी होनी चाहिए और उसमें अगर जो नेता जिम्मेदार हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए और अगर स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है उसको भी पूरी सजा मिलनी चाहिए। जगदीश जी, आपका फाइनल कमेंट और समय का ध्यान रखते हुए। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आज ये एक राष्ट्रीय समस्या है जी, उसी एंगल से इसे देखा जाना चाहिए। 9 की 9 स्टेट्स इंक्लूडिंग 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, इन सबको मिलकर के केंद्र सरकार की ओर से इनिशिएटिव लेकर के, होम इनिशिएटिव लेकर के, बाकी तभी इसी को रोकने के लिए इन सबको साथ लेकर के योजना बना करके एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम बना करके इसको चेक करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं इसे हमारे सारे डिस्कशंस भी, सारे एक्शन भी उस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर लेंगे तो हम इस भारी समस्या पर कुछ अंकुश लगा पाने के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी इस फाइनल कमेंट के लिए। साथ ही हम शुक्रिया अदा करेंगे वसीम साहब का, अनिल जी आपका भी शुक्रिया, मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। और ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो वारदात हुई है ये सबके लिए एक आई ओपनर होनी चाहिए। इसमें सियासत ना ढूंढी जाए, समाधान ढूंढा जाए। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें जारी।